हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, तो हमारा आज का एजेंडा है टू सॉल्व द सॉल्व्ड एग्जाम्पल 19। राइट, ये आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से क्वेश्चन नंबर 19 है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप जितना खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। शायद ये आपका टैली भी होगा। अगर टैली हुआ है वेरी गुड, टैली नहीं हुआ है तो देखते हैं कि आपका क्यों टैली नहीं हो रहा है। तो एक एक करके हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है। तो आज का हमारा एजेंडा इज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। राइट, तो लेट्स रीड इट फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। तो वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं कि ये सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव है, आपको उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। राइट, तो पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में मैं ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। राइट, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। तो सबका फॉर्मेट इस प्रकार रेडी है। राइट, फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। राइट, क्वेश्चन कैसे दिया उन्होंने? तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड उसके नीचे ये टेबल दिया हुआ है, नथिंग एल्स। तो टेबल के मैं एक एक आइटम पहले पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से रिसिप्ट एंड पेमेंट पे मैं टिक मार्क करता हूँ। इज इट क्लियर? तो टेबल में उन्होंने पहला आइटम दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 1 अप्रैल 2019 यानी कि साल की शुरुआत या पिछला साल वाज 9,000 एंड 31 मार्च 2020 यानी कि इस साल के एंड में है 10,000। मतलब पिछले साल भी कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 2 टिक मार्क दूंगा, एक पिछले साल के आउटस्टैंडिंग के लिए, एक इस साल के आउटस्टैंडिंग के लिए। राइट, फिर उस सेकंड पार्ट या सेकंड पॉइंट उन्होंने टेबल में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस भी मिला था, पिछले साल 8,000 मिला था, इस साल 6,000 मिला है। तो फिर से सब्सक्रिप्शन पे और 2 टिक मार्क करो, मतलब सब्सक्रिप्शन पे टोटल 4 टिक मार्क हो गए। एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, एक इस साल का आउटस्टैंडिंग है, एक पिछले साल का एडवांस है, एक इस साल का एडवांस है। राइट, तो देयर आर 4 एडजस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पहले था 13 लाख, अभी भी है 13 लाख। राइट, बस जस्ट टू क्रॉस चेक की रिसिप्ट पेमेंट में देखो कि क्या कोई मैंने नई बिल्डिंग खरीदी है क्या या बेची है क्या। तो रिसिप्ट साइड में आपको कहीं पर बिल्डिंग की एंट्री दिख रही है, बट दैट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दैट इज नॉट कि मैंने नया बिल्डिंग खरीदा या फिर बेचा। राइट, पेमेंट में है क्या बिल्डिंग की एंट्री? आंसर इज नो। इसलिए अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो पहले भी 13 लाख था, अभी भी 13 लाख है, मतलब ना मैंने खरीदा ना मैंने कुछ बेचा, ना ही इस पर डेप्रिसिएशन है। सो कहीं पर कुछ टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट। पहले 2 लाख थे, अभी भी 2 लाख है। राइट, बट टू क्रॉस चेक कि मैंने इस साल कुछ खरीदे या बेचे हैं क्या, तो रिसिप्ट्स में चेक करो कहीं पर दिख रहा है कि टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नहीं। पेमेंट में कहीं पर दिख रहा है कि बाय इन्वेस्टमेंट या बाय इन्वेस्टमेंट परचेस, आंसर इज नो, कि ना ही मैंने कुछ नए इन्वेस्टमेंट खरीदे ना ही मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे। सो देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो ही हमें दिख रहा है कि पहले भी 2 लाख था अभी भी 2 लाख है। सो देयर इज नो नीड ऑफ अ टिक मार्क एनीवेयर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड एज यूजुअल हम कहीं कुछ क्रॉस चेक नहीं करते हैं, कहीं पर टिक मार्क नहीं करते, आगे बढ़ो। लास्ट आइटम ऑन द टेबल इज बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड यानी कि आपके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में जमा है। राइट, लोगों से आपने कलेक्ट किया टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग। तो मेरे पास 5 लाख था, इस साल के एंड में क्वेश्चन मार्क है, जस्ट टू क्रॉस चेक कि इस साल क्या कोई बिल्डिंग फंड मिल रहा है क्या, दैट आई विल चेक। तो रिसिप्ट साइड में यस लास्ट आइटम मुझे दिख रहा है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यानी कि मेरे पास पिछले साल 5 लाख था, इस साल मुझे बिल्डिंग फंड के लिए और 1,50,000 रुपीज़ मिले। तो मैं ये क्या करूँगा, 1,50,000 इस साल के बिल्डिंग फंड में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं जो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट में बिल्डिंग फंड है उस पर टिक मार्क करूँगा, यानी कि जो 5 लाख वाला बिल्डिंग फंड है पुट टिक मार्क ऑन दैट। राइट, तो यहाँ तक हो गया। तो बस इतना ही है क्वेश्चन में, और कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दी नहीं है। राइट, तो हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, उसके लिए टिक मार्क कर लिए। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम पोस्टिंग करेंगे। लेकिन पोस्टिंग की शुरुआत में कहाँ से करूँगा, विद द लास्ट ईयर आइटम्स। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ऑलवेज स्टार्ट विथ लास्ट ईयर के आइटम। तो जो मेरे पास टेबल अवेलेबल है उस टेबल में से मैं पिछले साल के आइटम्स को पहले पोस्ट करूंगा, फिर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट को हाथ लगाऊंगा। तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग, मुझे पिछले साल के आइटम चाहिए। तो मेरे पास जो टेबल है उसमें 2 वैल्यूज है, एक पिछले साल की एक इस साल की। तो इस साल के वैल्यू को ढक दो, राइट, इग्नोर करो। अब मेरे पास पहला आइटम क्या है वहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अगर पिछले साल आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो मैंने क्या कहा है, जस्ट पुट हैशटैग, उसको हम क्वेश्चन के एंड में देखते करना क्या है। सेम वे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पुट हैशटैग, क्वेश्चन के एंड में देखते करना क्या है। तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, स्टॉक जैसे आइटम अगर आपको पिछले साल दिख रहे हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, हैशटैग करके छोड़ेंगे। राइट,
नेक्स्ट आइटम इज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज माय फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं उठाऊंगा इस साल के एसेट्स में लिखूंगा बिल्डिंग, कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 13 लाख। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम इज इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्वेस्टमेंट इज माय फिक्स्ड एसेट्स या एसेट, उसको मैं उठाऊंगा इस साल के एसेट्स में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कोई टिक मार्क नहीं तो डायरेक्टली बाहर। इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल फंड, तो एज यूजुअल कैपिटल फंड जब भी आएगा हम कुछ सोचते हैं क्या, नहीं सोचते, कैपिटल फंड को उठाते हैं लायबिलिटी में लिखते हैं, बट कैपिटल फंड हमेशा इनर कॉलम में 10,13,000। कैपिटल फंड के बाद बिल्डिंग फंड, अगेन फंड, एनी काइंड ऑफ फंड, एनी काइंड ऑफ रिजर्व विल गो टू लायबिलिटी, तो बिल्डिंग फंड जाएगा ऑन दी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में इनर कॉलम में 5 लाख क्योंकि उस पर टिक मार्क है, राइट। तो मैंने क्या किया, टेबल में से पिछले साल के आइटम कंसिडर किए, राइट। इस साल की अभी तक वैल्यूज को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो हम एंड में एज एडजस्टमेंट लेंगे। एंड प्लस मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन पे हैशटैग दे दिया, राइट। तो इस टेबल को साइड में रखो। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट का पहला आइटम आपको दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो एज यूजुअल बैलेंस ब्रॉट डाउन को भूल जाओ, इग्नोर इट। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, तो एज यूजुअल सब्सक्रिप्शन हम उठा के कहाँ लिखेंगे, ऑन दी इनकम साइड, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 1,03,000, राइट। उस पर 4 टिक मार्क है तो लीव 7 लाइन्स, पुट एरो। उसके बाद नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मैंने आपको इससे पहले बहुत बार कहा है, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू मतलब जो मुझे बार बार मिलता है, तो द थिंग विच आई रिसीव्ड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑलवेज इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑलवेज लायबिलिटी। तो ये रेवेन्यू है, ये मतलब ये मुझे बार बार मिलेगा, नथिंग बट दिस इज माय इनकम, तो मैं इसे उठाऊंगा, इनकम में पोस्ट करूंगा एज बाय एंट्रेंस फीस 1,700। इज इट क्लियर? तो एंट्रेंस फीस चला गया इनकम में। अगला आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर से ब्रैकेट में दिया रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि इनकम, उठाओ, इनकम में लिखो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000। फिर नेक्स्ट आइटम इज टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे और मेरे पास पैसे आए, तो अगेन दिस इज माय इनकम, तो मैं उसे इनकम में लिखूंगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, है ना। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो वो कह रहे कि आपको डोनेशन मिला बट बिल्डिंग फंड के लिए मिला, तो इट इज स्पेसिफिक डोनेशन, राइट। किसके लिए मिला? बिल्डिंग फंड के लिए, तो मैं उसको उठाऊंगा, वेयर इज माय बिल्डिंग फंड, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑलरेडी हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है, तो मैं उसमें ऐड करूंगा प्लस डोनेशंस। कितना डोनेशंस मिला मुझे? 1,50,000, तो दोनों की टोटल बाहर आ जाएगी। मेरा पहला डोनेशन था 5 लाख प्लस मैंने 1,50,000 ऐड किया, तो टोटल डोनेशन बन जाएगा 6,50,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट्स के आइटम पोस्ट हो गए। अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड, तो पेमेंट में व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, तो पेमेंट में पहला आइटम दिया उन्होंने फर्नीचर, तो फर्नीचर इज नथिंग बट माय एसेट। मैंने इस साल फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है? 27,000, तो मैं उस फर्नीचर को उठाऊंगा, एसेट्स में लेके आऊंगा, बट मेरे पास एसेट्स में पुराना फर्नीचर है क्या? कुछ नहीं है, तो मैं फर्नीचर को डायरेक्टली बाहर लिखूंगा क्योंकि कोई टिक मार्क नहीं है, तो एसेट्स में फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम 27,000। फर्नीचर के बाद पेमेंट में अगला आइटम है मेडिसिन, दवाइयाँ, बीइंग दिस इज अ हॉस्पिटल दे नीड टू बाय मेडिसिन, तो वो एक बार ही खरीदेंगे क्या? नहीं, दे नीड टू बाय मेडिसिन अगेन एंड अगेन, मतलब ये उनका खर्चा होगा, बार बार पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि इट इज एक्सपेंस, तो मैं मेडिसिन को उठाऊंगा एंड खर्चे में लिखूंगा टू मेडिसिन, कितने के मेडिसिन खरीदे? 7,000 टूवर्ड्स आउटर कॉलम। मेडिसिन के बाद ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 80,000, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स मतलब हम डॉक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में आके विजिट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको हम उनका रेम्यूनरेशन, उनका मानधन या काइंड ऑफ सैलरी हम उन्हें पे कर रहे हैं, तो वी आर पेइंग इट, सो अगेन इट इज आर खर्चा, तो मैं फिर से ऑनरेरियम टू डॉक्टर उठाऊंगा, खर्चे में लिखूंगा टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 80,000, टिक मार्क नहीं है तो बाहर। ऑनरेरियम डॉक्टर्स के बाद सैलरी टू स्टाफ, तो फिर से मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, इट इज़ खर्चा, मैं स्टाफ को पैसा दे रहा हूँ, तो उठाओ एक्सपेंसेस में लिखो टू सैलरी टू स्टाफ 15,000। इज इट क्लियर? सैलरी टू स्टाफ के बाद अगला आइटम क्या है आपका? जनरल एक्सपेंस, नाम में ही है जनरल एक्सपेंस, उठाओ खर्चे में लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, बट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग बट एसेट्स, राइट। मैं हर महीने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा क्या, या हर साल खरीदूंगा क्या? आंसर इज नो। या जो मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा उसे मैं आज खरीदूंगा और अगले महीने फेंक दूंगा क्या, या आज खरीद के अगले साल फेंक दूंगा क्या? द इंस्ट्रूमेंट्स है वो चलते जाएंगे,
राइट। लाइक इंस्ट्रूमेंट, आपने एक्सरे मशीन खरीदी, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं। आपने MRI मशीन खरीदी, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट। या ये कह रहे सर्जिकल, यानी कि ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की कुछ चाहिए थी, जो आपने मूवीज़ में देखी होगी, ऊपर लाइट आती है बड़ी, इट इज़ अ सर्जिकल इक्विपमेंट। तो वो क्या हर महीने नहीं खरीदेंगे क्या? नहीं, इट विल बी देयर फॉर ईयर ऑन ईयर, है कि नहीं। तो इट इज़ नथिंग बट आर एसेट। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसेट फॉर दिस हॉस्पिटल। तो मैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स को उठाऊंगा एंड ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उठाऊंगा एंड एसेट्स में लिखूंगा। एसेट्स में मेरे पास पहले पिछले साल कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे क्या? नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 60,000। इज इट क्लियर? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद अगला आइटम है फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट मतलब मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे, तो जो पैसे मैंने रखे हैं वो मुझे जब चाहिए तब मैं वापस ले सकता हूँ। तो आई एम क्रिएटिंग एन एसेट हियर, है कि नहीं। मेरे पैसे गए क्या? ये वापस मिलेंगे नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ये मैंने फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, तो जब मैं चाहूँ तब मैं बैंक से ये पैसे निकाल सकता हूँ। सो आई एम नथिंग बट क्रिएटिंग एन एसेट। मैं बैंक में पैसा रख रहा हूँ। सो फिक्स डिपॉजिट को मैं उठाऊंगा, एसेट्स में लिखूंगा फिक्स डिपॉजिट 80,000, राइट। ब्रैकेट में उन्होंने कहा है March 31 मार्च 2020, यानी कि अभी लास्ट डे ऑफ द ईयर आपने आज ही खरीदे, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। एंड वैसे उन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है इंटरेस्ट का, तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट। एंड लास्ट आइटम ऑन द पेमेंट साइड इज बैलेंस कैरिड डाउन। एज यूजुअल उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 5,500। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पिछले साल के आइटम्स रिकॉर्ड किए जो नीचे टेबल दिया था उसमें से, फिर मैंने रिसिप्ट साइड के आइटम पोस्ट किए, फिर मैंने पेमेंट साइड के आइटम पोस्ट किए। अब मैं फिर से जो नीचे दिया हुआ टेबल है उतना ही है मेरे पास, अभी नीचे और कुछ एडजस्टमेंट नहीं, तो उस टेबल पे जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा टेबल है फिर से उस पर आ जाता हूँ, राइट। इसमें से साल शुरुआत वाले कुछ आइटम्स हमने लिखे थे और कुछ आइटम्स पर हमने हैशटैग करके छोड़ा था। तो जिन आइटम्स पर हमने हैशटैग किया है साल के शुरुआत वाले, वो हमें अभी कंसिडर करने पड़ेंगे, और बाकी के जो आइटम हमने लिखे हुए उसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। साल के शुरुआत वाले, राइट। एंड वाले जितने भी है वो सारे कंसिडर करने। तो देखते करना क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद पहला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 10,000, राइट। साल के शुरुआत में 9,000 आउटस्टैंडिंग थे, उस पर मैंने हैशटैग करके आपको पेंडिंग रखने के लिए कहा था, तो आई हैव टू सॉल्व इट नाउ। एंड साथ ही साथ साल के एंड में भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो कल मैंने जाते जाते आपको एक टिप बताया था कि आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस साल आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग है तो उसका उल्टा करो, माइनस करो। सिंपल, ये टिप याद रखोगे, ये लॉजिक याद करोगे। इस साल का आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं कि नहीं। फाइनल अकाउंट्स में हम करते थे सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करो, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड करो। तो सेम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा एंड उसका एग्जैक्टली उल्टा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग के लिए करना है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सबट्रैक्ट करो। तो उसी लॉजिक पे मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग 9,000, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग में इस साल के सब्सक्रिप्शन से सबट्रैक्ट करूंगा एज माइनस आउटस्टैंडिंग 2018-19, इनर कॉलम में 9,000, तो 1,03,000 माइनस 9,000, नीचे बचे 91,300, राइट। अब ये 9,000 कब आउटस्टैंडिंग थे, ये थे पिछले साल आउटस्टैंडिंग। तो पिछले साल अगर आउटस्टैंडिंग थे तो पिछले साल के आइटम का हम सेकंड इफेक्ट देते हैं क्या, आंसर इज नो, बिकॉज हम पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बता रहे। तो एक ही इफेक्ट पिछले साल के आइटम्स का। इज इट क्लियर? अब आते हैं इस साल आउटस्टैंडिंग। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेगुलर तरह सॉल्व करेंगे। इस साल आउटस्टैंडिंग है यानी क्या, ऐड इट। तो मैं इस साल का आउटस्टैंडिंग उठाऊंगा 6,000, उसे ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 1920। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, 10,000, नॉट 6,000, 10,000। तो मैं 10,000 उठाऊंगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, तो मेरी टोटल नीचे आएगी 1,01,300। ये क्लियर है? अब इस साल का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन के पैसे आने बाकी है, आने बाकी है मतलब इट इज माय एसेट्स। तो मैं उसे एसेट्स में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन करके 1920, या डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में 10,000, एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या किया देखो, वेरी सिंपल, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस किया, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, कहाँ पर, सब्सक्रिप्शन में, राइट। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नो सेकंड इफेक्ट क्योंकि वो पिछले साल का है। इस साल का आउटस्टैंडिंग सेकंड इफेक्ट मैंने कहाँ दिया, अभी एसेट्स में दिया। क्यों एसेट्स में दिया, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा मिलना बाकी है, आना बाकी है मतलब एसेट।
तो मैंने एसेट्स में लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली आउटर कॉलम में 10,000। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं, उसी के नीचे क्या दिया है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो इसका लॉजिक मैंने कल बताया था, एडवांस, एडवांस मतलब आपको अगले साल का पैसा अभी मिला, या इट इज नथिंग बट प्रीपेड। तो प्रीपेड को हम नॉर्मल केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इस साल प्रीपेड है या इस साल एडवांस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उल्टा लॉजिक, पिछले साल का प्रीपेड होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसी लॉजिक पे मैं ये एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पिछले साल एडवांस कितना था, पिछले साल 8,000 एडवांस थे, तो पिछले साल का एडवांस में उठाऊंगा एंड सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा एज प्लस एडवांस 18-19, यानी कि पिछले साल के 8,000। तो पहले के 1,01,300 प्लस 8,000 सब्सक्रिप्शन, अब नीचे बचेगा 1,09,300। अगेन ये पिछले साल एडवांस था तो नो नीड ऑफ अ सेकंड इफेक्ट, इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इस साल आपका एडवांस भी है, इस साल भी कुछ एडवांस है। तो इस साल एडवांस कितना है, 6,000। तो इस साल का एडवांस में नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस एडवांस 6,000। बट कौन से साल का है, माइनस 1920 का एडवांस 6,000। तो 1,09,300 माइनस 6,000, बाहर बचे 1,03,300, राइट। सब्सक्रिप्शन का टोटल बाहर 1,03,300। यहाँ तक क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं, राइट। तो इस साल मुझे जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है उसका मैं सेकंड इफेक्ट कहाँ दूंगा, इट इज रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप एडवांस लेते हो तो इट इज नथिंग बट यूर लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली आउटर कॉलम में ₹6,000। इज इट क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है आपको, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की पिछले साल की वैल्यू आई एम इग्नोरिंग, इस साल कितनी है, 13 लाख। तो एसेट्स में ऑलरेडी बिल्डिंग 13 लाख हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो फिर से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। कैपिटल फंड उन्होंने बोला है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको एंड में ऑटोमेटिकली कैपिटल फंड का आंसर हमेशा मिलता है, इस बार भी मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट आइटम इज बिल्डिंग फंड। पिछले साल 5 लाख था, इस साल क्वेश्चन मार्क है, तो अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो 5 लाख में मैंने 1,50,000 ऐड करके बिल्डिंग फंड, ऑलरेडी मुझे फाइनल आंसर 6,50,000 बाहर मिला हुआ है, तो उनके क्वेश्चन मार्क का आंसर है 6,50,000। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, या मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। तो वही मैं कर रहा हूँ, बिल्डिंग फंड का ऑलरेडी मुझे आंसर मिला तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने पोस्टिंग कर लिया, हमने जो टेबल था उसे कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सिंपली क्लोज करेंगे, है कि नहीं। हमें सरप्लस या फिर डेफिसिट मिलेगा। तो अगेन मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया ही होगा, है कि नहीं। तो चेक करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर कहाँ पर मिसमैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है, सेम है, तो आपका टैली हुआ ही होगा, राइट। अगर टैली नहीं हुआ या कोई डाउट है तो फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो कि आपका क्यों टैली नहीं हो रहा है, या फिर आपका आंसर और मेरा आंसर क्यों मिसमैच हो रहा है, राइट। तो वीडियो को पॉज करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो। चलो, तो सबका बैलेंस शीट टैली हुआ ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नाउ वी आर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। और 4-5 में भी 5 लेक्चर्स बचे, नॉट मोर देन दैट, मे बी 4 ही बचे होंगे, देखते हैं। तो अभी ये टैली हुआ सबका, अगर टैली हुआ होगा तो आपका आंसर इस प्रकार आना चाहिए। सबका सरप्लस आ रहा है 13,500, दोनों तरफ टोटल इज 123,500 एंड सरप्लस आ रहा है 13,500। सरप्लस को उठाओ, राइट। सरप्लस आना चाहिए, अगर आपकी वैल्यूज और मेरी वैल्यूज सेम है, राइट, तो आपका सबका सरप्लस 13,500 आना चाहिए। सरप्लस को उठाओ एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल फंड में ऐड करो प्लस सरप्लस। कैपिटल फंड में इसके पहले कोई एंट्री नहीं थी, तो एक ही एंट्री है प्लस सरप्लस 13,500। अब आपकी कैपिटल फंड की टोटल बाहर आनी चाहिए 10,26,500 as your final value of capital fund, and अब सबका बैलेंस शीट should get tally at 16,82,500। कितना, 16,82,500 on the liability side and 16,82,500 on the asset side। अगर आपका बैलेंस शीट इस अमाउंट पे टैली हुआ तो वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। तो ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन था, बट हमारे लेक्चर का लास्ट नहीं है, या इस चैप्टर का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नहीं है। कल हम सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 9, राइट। आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आपको काम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो, राइट, उसका नेसेसरी फॉर्मेट बनाओ, राइट। देखो कि आपको उन्होंने क्या कहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। इस प्रकार का सम हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, बट इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो हम पहली बार पढ़ने वाले हैं। एक आध आइटम है, तो वो देखते क्या है।
तो आपका काम बस इतना ही है, इसका फॉर्मेट रेडी करके एडजस्टमेंट पढ़ो, टिक मार्क करो, जितना पोस्टिंग बन सके उतना करो। जिसमें डाउट है वो पेंसिल से लिख के रखो, राइट। कल जब हम डिस्कस करेंगे या जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर सही है तो उसे फेयर करो, गलत हुआ होगा तो इरेजर से इरेज करके करेक्ट आंसर लिखो। इज इट क्लियर? तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल हम सॉल्व करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 9। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।